ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10 पूरे फिजिक्स को वन शॉट रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने बनाया है यूपी बोर्ड के बच्चों के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और इसको बड़े ही इत्मीनान से देखेंगे। जिन बच्चों को एक ही साथ चाहते हैं कि उनका एक रिवीजन हो जाए, तो उनके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, उसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है बेटा प्रकाश। प्रकाश में आपको क्या पढ़ना है? परावर्तन, अपवर्तन पढ़ना है। तो चलिए एकदम शॉर्ट में हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या बेटा ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सा। अब प्रकाश में हमको जो पढ़ना है वो क्या बेटा? परावर्तन। क्या पढ़ना है बेटा? परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? अगर हम बात करें परावर्तन का क्या होता है, किसी भी माध्यम से, किसी भी अपारदर्शी माध्यम हो, उस माध्यम में जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किसी भी अपारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो पड़ने के बाद प्रकाश का उसी माध्यम में चला जाता है। प्रकाश के इस गुण को ही परावर्तन का नाम दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि दिन में आप देखे होंगे धूप निकलता है, लेकिन आपके कमरे के अंदर भी लाइट होती है। यदि प्रकाश मौजूद नहीं है तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि हमने सीधा बोला है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि प्रकाश आपके चेहरे पे पड़ा और वो प्रकाश मेरे आंखों पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब परावर्तित हो रहा है, तभी मैं किसी वस्तु को देख पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं किसी भी वस्तु को देख नहीं पाऊंगा। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम में पड़ती, माध्यम में पड़ने के बाद उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी आपको सारा चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के अगर नियम की तरफ बढ़ें, क्या होता है बेटा? परावर्तन के नियम की ओर यदि हम बढ़े तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या? ये जो प्रकाश आ रही है, इस प्रकाश को क्या बोला जाता है बेटा? आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। और जो प्रकाश ऐसे फैल कर जा रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो इस पर एक लंब डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है? अभिलंब का मतलब सतह के साथ जो भी 90 डिग्री बनाए, सतह के साथ जो भी 90 डिग्री बनाए उस कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। तो अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं बेटा? आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं। इसका नियम क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पढ़े हुए हो। तो क्या होता है बेटा? जैसा मैं बोलता हूँ एक ही तल का नियम, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। क्या हुआ है बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, और ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पे पाए जाए। एक ही तल का मतलब क्या होता है? जैसे ये बोर्ड का एक तल है, ये बोर्ड क्या है बेटा? एक सतह है ना। तो बोर्ड को छूते हुए यदि प्रकाश आ रही है तो जाने वाली प्रकाश भी बोर्ड को छू कर ही जाएगी, बोर्ड के पीछे से नहीं जाएगी। और अभिलंब तीनों के तीनों बोर्ड के इसी सतह पर मौजूद हो गए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एक ही तल का नियम। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कि परावर्तित किरण और आपतित किरण आपस में क्या हो जाती है बेटा? बराबर होती है। क्या समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है बेटा? बराबर। ये होता है परावर्तन का नियम। अब हम अपने डेली लाइफ में परावर्तन के बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे हमने देखा है कि रात में ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। तो सूर्य जी आधे हिस्से में दिन दे रहा है और आधे हिस्से में रात है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा पर पड़ने वाली प्रकाश क्या करती है? हमारी तरफ परावर्तित होती है, और जिस भाग में परावर्तित हो उतना ही भाग हम देख पाते हैं। तो हमको लगता है कि चंद्रमा का आकार छोटा या बड़ा हो रहा है। तो सूर्य के परावर्तन के कारण ही हमें चंद्रमा का आकार छोटा बड़ा दिखता है। रियल में चंद्रमा के आकार में कोई भी परिवर्तन। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आप परावर्तन, जैसे कि आप अपने कमरे में कोई लाइट जलाते हो, लाइट जलाने के बाद देखो कि बाहर में भी वो लाइट आ जाता है। तो ये सारा जो गुण अगर आता है किसी कारण, तो वो किसके कारण होता है बेटा? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। इसे जल्दी नोट कर लें। परावर्तन आपने देख लिया। परावर्तन जो सबसे ज़्यादा होता है वो किस पर होता है बेटा? दर्पण पर होता है। तो आइए हम लोग दर्पण के बारे में जान लेते हैं बहुत ही आसानी से। दर्पण क्या है? दर्पण के बारे में अगर हम देखें दर्पण क्या है, तो दर्पण वह वस्तु है जो प्रकाश के परावर्तन करके वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपने ये दर्पण लिया और दर्पण पे जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए 2 तरह के आपतित किरणें हमने भेजा और ये इस आपतित किरण का ये परावर्तित किरण है।
एक और हमने आपतित किरण भेजा और इसका ये क्या बेटा परावर्तित किरण है। तो जहाँ पर दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल जाती हैं, जहाँ पर दो परावर्तित किरण, देखिए इसका परावर्तित किरण ये है, इसका परावर्तित किरण ये है, जहाँ पर दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं उनको मिलाने के लिए कोई हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, वो डिटेलिंग हम आपको देंगे। अब मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हुआ कि दो प्रतिबिंब ऐसे आ रही हैं, एक ऐसे चली गई और एक ऐसे आ रही, वो ऐसे चली गई, मतलब ये इस तरह से मान लीजिए निकल रही है, तो इनके आगे मिलने का कोई चांस नहीं होता, तो इनको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो होता है इनको पीछे ले जाकर मिलाते हैं। तो जब इनको मिलाने के लिए आभासी रूप से मिलाया जाता है, मतलब परफेक्टली यानी अपने आप नहीं मिलते, परावर्तित किरणें जो होती हैं अपने आप नहीं मिलते हैं, तो ऐसे प्रतिबिंबों को हम लोग जो बोलते हैं बेटा आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो दर्पण क्या है, दर्पण एक वह वस्तु है, वह वस्तु जो प्रकाश के परावर्तन करके वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कितने तरह के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहले समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की मैं बात करूं तो समतल दर्पण क्या होता है, एकदम सीधा और इस तरह का, जैसे आप लोग घरों में अपने जो शीशे से अपना चेहरा देखते हैं या आप लोग देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का जो प्रयोग है बेटा, ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण का फोकस बिंदु अनंत पर होता है, मतलब इसका जो भी प्रकाश टकराएगी उस प्रकाश को वो अनंत पे भेजेगा, वो कहीं एक जगह जाके इकट्ठा जल्दी नहीं करता। तो समतल दर्पण की जो फोकस बिंदु होती है अनंत पर होती है और इस पर कोई भी वक्र मतलब घुमा हुआ कोई भी संरचना नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई दर्पण अगर आपके पास होता है तो ऐसे दर्पण को आप लोग समतल दर्पण कहेंगे। अब आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला बेटा अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है बेटा उत्तल दर्पण होता है। ये देखिए इस दर्पण को गोले के रूप में ऐसे बनाया गया, पीछे आपके कलई किया गया है, तो क्या लिखा है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। देखिए ध्यान से कि ये परावर्तक पृष्ठ क्या बेटा अंदर की ओर है कि नहीं है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है कि नहीं दबा है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की, देखिए ये अंदर से इसका पेंटिंग है, इसका कलई किया गया है और बाहर में क्या बेटा, बाहर में क्या है परावर्तक पृष्ठ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे फटाफट समझ में आया। तो ये आपका फिर से बताओ दर्पण क्या होता है। दर्पण एक प्रकार का वस्तु होता है जो आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो प्रकार का, समतल और गोलीय। समतल दर्पण की फोकस बिंदु अनंत पर होती है, अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और इसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। आते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि क्या होता है सब कुछ। अब महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन है बेटा, इसमें मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु है, ध्रुव है, फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अक्ष को देखें। देखिए अगर आप फिगर देख रहे हैं तो आपको फिगर से आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए बेटा अवतल दर्पण का फिगर बनाया, यहाँ पे अवतल दर्पण का बनाया, यहाँ पे उत्तल दर्पण का बनाया। दरअसल उत्तल दर्पण में जैसे केंद्र क्या होता है, केंद्र हमेशा जैसे गोला है तो किसी गोले का केंद्र हमेशा गोले के अंदर की तरफ होगा, गोले के बाहर की तरफ तो होगा नहीं। तो इसका जो मुड़ा हुआ भाग है वो अंदर, जो कलई वाला भाग है अंदर की तरफ होता है, तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र अंदर की तरफ पाया जाएगा और इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ की ओर पाया जाएगा, क्योंकि ये देखिए इधर से मुड़ा हुआ वो उधर से मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं समझ आए। अब आइए मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। एक क्या है बेटा, मुख्य अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। कैसी काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक जिस पर वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव तीनों मौजूद होते हैं। मुख्य अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस पर वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव तीनों के तीनों मौजूद होते हैं। ऐसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र देखिए सबसे सिंपल सा परिभाषा ये है कि वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर पाए जाने वाला एक बिंदु है। देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र जो है मुख्य अक्ष पर पाए जाने वाला वह बिंदु है जिस पर यदि प्रकाश, जिस बिंदु से प्रकाश यदि दर्पण पर जाती है तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ऐसी बिंदु को, मुख्य अक्ष के ऐसे बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ कि वक्रता केंद्र वह बिंदु है जिस बिंदु से यदि प्रकाश दर्पण पर भेजी जाए। चलिए मैं फिर से फिगर बना के बताता हूँ। वक्रता केंद्र किसी भी दर्पण की वह बिंदु है, वक्रता केंद्र किसी भी दर्पण की वह बिंदु है जिस बिंदु से यदि प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ऐसी बिंदु को हम लोग वक्रता बिंदु के नाम से या वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। अब आता है ध्रुव क्या है।
तो दर्पण का देखिए बेटा, ये जो वक्रता केंद्र वो दर्पण पर स्थित नहीं है, दर्पण के बाहर स्थित है। ये भी इमेजिनरी रूप में है, कहाँ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो यह ध्रुव है, दर्पण का जो वास्तविक भाग है, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दर्पण का जो वास्तविक भाग है, दर्पण का जो वास्तविक भाग है, उस वास्तविक भाग का अपना खुद का एक केंद्र होगा। दर्पण का जो वास्तविक भाग है, उस वास्तविक भाग का में अपना खुद का एक केंद्र होगा, और उस केंद्र को ही ध्रुव का नाम दिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या है कि दर्पण के वास्तविक भाग को ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में, जैसे अगर ये दोनों के बीच की दूरी अगर 10 है तो ठीक बीच में कौन मिलेगा, पाँचवा, पाँच नंबर पर, मतलब 5 इधर से भी, 5 इधर से भी, मतलब 5 इधर से भी, 5 इधर से भी। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ठीक बीच में जो बिंदु पाई जाती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु के नाम से, जहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो बिंदु होती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। अब ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसके बच्चे बेटा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की दूरी को। तो एक फिगर मैंने आपके अवतल दर्पण के हिसाब से बनाया और एक दर्पण हमने उत्तल दर्पण के हिसाब से बनाया। इसे फटाफट नोट कर लें। अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण से विशेष आपतित किरणों का परावर्तन, की जो विशेष किरणें हैं वो अगर दर्पण पर आती हैं तो उनका परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश आ रही है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश आ रही है तो वो हमेशा टकराने के बाद वो फोकस से ही चली जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये प्रकाश, मान लीजिए कि अभी एक ही हमने बनाया, अगर 2-3 ठो और बना देते तो क्या करता है, एक ही जगह पे इकट्ठा करता कि नहीं करता। इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो बात होगी बेटा अवतल की। अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल में मान लीजिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका मतलब मुख्य अक्ष समांतर अगर कोई रेखा है, तो अब ये तो दर्पण को कल ही किया, दर्पण में इधर पीछे पेंट है, तो दर्पण को छेद कर तो प्रकाश चली नहीं जाएगी। अगर दर्पण को छेद कर प्रकाश चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा ना। तो भले वो ना हो, अब मान लीजिए कि ये आया है तो इसका परावर्तन ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन इसका परावर्तन ऐसे ही क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या बेटा, कि इस दर्पण को हम फील करेंगे कि ये दर्पण फोकस से जा रहा है। इस दर्पण के इस रेखा को फील करेंगे कि ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गया। रूल नहीं बदलेगा, वो फोकस से जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो फोकस से जा नहीं सकता। तो जिस हिसाब से फोकस से गया उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको आगे की तरफ परावर्तित करेंगे। हम इसको ऐसे परावर्तित नहीं करेंगे या ऐसे परावर्तित नहीं करेंगे, हम उस हिसाब से परावर्तित करेंगे कि जो परावर्तित प्रकाश अगर पीछे की ओर लेकर जाएं तो वो फोकस होकर जाएगी, ऐसा परावर्तन दिखाएंगे। ठीक। अब दूसरा क्या है, ये था आप तो समांतर था तो फोकस था। अब इसी का उल्टा, यदि फोकस से कोई प्रकाश जा रही है, ध्यान समझिएगा, यदि कोई प्रकाश फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी बेटा, ध्यान समझिएगा। यदि प्रकाश फोकस से जा रही है तो फोकस से टकराने के बाद वो कैसे जाएगी बेटा, परावर्तित होकर जाएगी। मतलब यदि कोई प्रकाश फोकस जा रही है तो मुख्य अक्ष समांतर चली जाएगी। अब इसमें इसी फिगर को आप इसमें समझिए कि जब प्रकाश आपकी आपतित होकर ऐसे आ रही है, अब दर्पण से टकराकर तो वो अंदर जा नहीं सकती। तो फील करिए कि अगर ये जो आपतित प्रकाश है, अगर इस दर्पण नहीं होता, फील करिए कि ये जो आपतित प्रकाश है, जब अगर दर्पण नहीं होता तो ये ऐसे 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 फोकस से चली जाती। मान लीजिए समझ लीजिए कि यहाँ पे छेद होता तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाता, फील करिए, ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाता, फोकस से चला जाता। लेकिन वो फोकस से जा नहीं सकता। लेकिन ये लाइट ऐसी है कि लग रहा है कि वो फोकस से ही आ रही है, ऐसा फीलिंग आ रही है ना। तो उसी हिसाब से अगर फोकस से आते हुए जो प्रकाश होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी बेटा, मुख्य अक्षीय समांतर चले। और इसको देखो मैंने बता चुका, जब वक्रता केंद्र की परिभाषा बता रहे थे तो उसी समय बता दिया था कि कोई ऐसी प्रकाश जो वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, जिस बिंदु से प्रकाश यदि जा रही है और जाने पर पुनः उसी माध्यम से उसी रास्ते से वापस आ जाती है, उस बिंदु को वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश पुनः उसी मार्ग के द्वारा परावर्तित होकर वापस आती है। यही सेम खेल आपका इसके साथ भी होगा। अब ये ऐसे जा रहा है,
अब मान लीजिए फील करिए कि वक्रता केंद्र से जा रहा है, एक्चुअल में तो जा नहीं सकता। मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से जा रहा है तो जाने के बाद उसी मार्ग में वापस चलाएगा। इन तीनों रूल को एकदम आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन तीनों रूल की मदद से ही हम लोग दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आते हैं कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसकी ब्रीफ जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इस चैप्टर का एक एक टॉपिक को डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। चूँकि ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें बहुत कम समय में सारी चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु आपकी अनंत पर है, देखिए अनंत क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से आपसे पूछी जाए कहाँ मिलती हैं, तो आप कहेंगे सर अनंत पर मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश होगी वो एक दूसरे के क्या होगी बेटा, समांतर होगी। तो हमने माना कि वस्तु इस समय अनंत पर है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाशें होंगी वो समांतर होंगी। और आपको मैंने बताया था कि अनंत से जो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वो कहाँ मिलती है बेटा, फोकस पे मिलती है। तो इसका मतलब चाहे ये लाइन आए तो भी फोकस पे जाएगी, ये लाइन आए तो भी फोकस पे जाएगी। अब दोनों का मिलन कहाँ हुआ, फोकस पे हुआ। अब ध्यान दीजिए, इस फोकस पे जो मिलन हुआ है अपने आप हुआ है कि हमने मिला है, नहीं, अपने आप हुआ है, क्योंकि परावर्तन ऑटोमेटिकली फोकस पे गया है। तो ये दो परावर्तित किरणों का मिलन अपने आप हुआ है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्योंकि प्रतिबिंब क्या एक दूसरे से मिले हैं, वास्तव में मिले हैं। तो आप देखेंगे कि अनंत पे रखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। चूँकि वस्तु बहुत बड़ा होगा, जैसे चंद्रमा को हम देख रहे हैं बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनेगा। बहुत क्या बनेगा, लगभग बिंदु साइज़ का बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं अनंत पर रखी हुई अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है बेटा, फोकस पे बनता है, और वस्तु से बहुत ही ज़्यादा छोटा बनता है। ये आपने बुक को में देखेंगे आपको दिखाएगा। अब हमने मान लिया कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र से दूर है, मतलब मतलब निश्चित दूरी है, अनंत दूरी नहीं, एक निश्चित दूरी है। अब हमने आपको 3 किरणें बताया था, मुख्य अक्ष समांतर किरणें, फोकस की किरणें और वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष समांतर अगर आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा, वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से ही जाएगा। ये हमने आपको बताया था। अब इन तीनों में से किसी 2 किरणों का प्रयोग करना है, सारे किरणों के प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पे रखा और वस्तु से हमने क्या किया, समांतर किरणें को खींचा हुआ है। अब ये जो समांतर किरण गई है वो जब टकराने के बाद जब भी जाएगी, कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, चली गई। अब हमने क्या किया कि एक और प्रकाश को भेजा जो वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। किससे होते हुए जा रही है, वक्रता केंद्र से। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश का परावर्तन उसी माध्यम में भी होता है। आप चाहें तो वस्तु को फोकस पे भेजकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका ब्रीफ डिस्कशन मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाश का परावर्तन नाम के टॉपिक में पढ़ सकते हैं। तो ये प्रकाश इस पर इस तरह से आपतित होगी और आपतित होने में क्या होगी, ऐसे परावर्तित होगी। एक प्रकाश ऐसे आपतित होगी ना, और ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं ये जैसे जाएगी वैसे ही रिटर्न भी हो जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ही रिटर्न हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों पर ये भी एक परावर्तित प्रकाश है और इसका ये भी, अगर आप ये भी परावर्तित प्रकाश है, ये भी परावर्तित, तो परावर्तित प्रकाशों का जो मिलन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है कि हमने कुछ किया है, अपने आप हो जा रहा है। तो इसलिए बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा बेटा, वास्तविक होगा। और आप देख पा रहे हैं इसकी साइज़ ज़्यादा है, इसकी साइज़ छोटी है। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा। कहाँ बन रहा है, तो आप देख रहे हैं C तथा F के बीच में, मतलब कि किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जब भी होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। अब हमने क्या किया, वस्तु को कहाँ रख दिया बेटा, वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब वस्तु को जब हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो जब वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को खुद रख दिया तो वक्रता केंद्र से तो आपतित प्रकाश होगी नहीं, परावर्तित हो सकती है। आपतन अब तो हो नहीं सकता वक्रता केंद्र से। तो जब आपतन नहीं हो सकता तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रकाश बच गई, एक पैरेलल मतलब मुख्य अक्ष समांतर वाली प्रकाश और एक हमारे लिए बच गई फोकस वाली प्रकाश। फिर से समझिएगा, एक कौन सी बच गई, समांतर वाली प्रकाश और एक फोकस वाली प्रकाश बच गई। तो जो समांतर प्रकाश जाएगी, ये जो समांतर आपकी प्रकाश जा रही है वो क्या होगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से प्रकाश जा रही है वो कहाँ जाएगी बेटा, समांतर चली जाएगी। अब इन दोनों को ऑटोमेटिकली आप मिलाएंगे तो यहीं पर मिलेंगे। आप दरअसल ये क्या है कि आप दरअसल क्या है, स्केल की सहायता से और ज्योमेट्री की सहायता जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यही बनेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए, आप अपना बुक उठा कर देख लीजिए। तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश ऐसे जा रही है और ये आप देख पा रहे हैं
कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा, जो ए बी हमने लिखा वो वस्तु है, जो डैश लगाकर लिखा वो प्रतिबिंब है। तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब भी है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब है। और दोनों के दोनों कहाँ बने हैं बेटा? वक्रता केंद्र पर बने हैं। तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के दोनों क्या बेटा? वक्रता केंद्र पर और बराबर बने हुए। अब आइए, अब वस्तु को हमने सी व एफ के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया? अब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? सी व एफ के बीच में। तो जब हम वस्तु को सी व एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु को देखो बेटा क्या क्या, अब तीनों ऑप्शन आपके पास है, जिस ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है करिए। तो अब हमने प्रकाश को क्या बताया? समांतर प्रकाश में। समांतर प्रकाश कहाँ जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी, फोकस से चली गई। अब हमने अब प्रकाश को कहाँ पर दिया बेटा? फोकस से भेजा, तो फोकस से प्रकाश चली गई। टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, समांतर आकर दोनों जो आपस में टकराए वो ऑटोमेटिकली टकराए कि हमें टकराना पड़ा? अरे खुद ब खुद अपने नियम के आधार पर टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। इस प्रतिबिंब का अगर वस्तु का नाम अगर ए बी होगा तो प्रतिबिंब का नाम क्या होगा बेटा? बी डैश ए डैश। एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये जो प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है? देखो बेटा कि सर के आपतित की प्रकाश हो रही है तो परावर्तन के बाद जो मिलन होगा वो भी तो सर ही होगा। अगर हम सर की प्रकाश को आपतन में दिखा रहे हैं तो परावर्तन के बाद जो मिलन होगा वो भी तो सर का ही होगा, क्यों पैर का बन जाएगा, वो भी सर का होगा। इसीलिए इन सब में प्रतिबिंब आप देख रहे हैं उल्टा प्रतिबिंब आपको बनते हुए दिख रहा है। अब वस्तु को कहाँ रख दिया बेटा? फोकस पर रख दिया। तो जब वस्तु को फोकस पे रख दिया तो फोकस पे रखने का मतलब कि है वस्तु से हम फोकस से आपतित प्रकाश को नहीं भेज सकते। फोकस से अब हम आपतित प्रकाश को नहीं भेज सकते। तो जब फोकस से हम आपतित प्रकाश को नहीं भेजते तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, एक वक्रता केंद्र वाला बचा और एक समांतर वाला बचा। तो हमने क्या किया? एक समांतर किरण को भेजा। अब समांतर किरण को जब भेजा तो भेजने के बाद वो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। और दूसरा प्रकाश हमने वक्रता केंद्र से भेजा। तो वक्रता केंद्र से देखिए ऐसे मिलाते हुए हमने ऐसे बताया कि वो वक्रता केंद्र से मिलेगा। तो जब वक्रता केंद्र से भेजा तो वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश होगी लौट कर कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से ही जाएगी। और अब आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र से जो जाने वाली प्रकाश होती है वो लौट कर कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से ही जाएगी ना, बोलो। तो ये वक्रता केंद्र से जा रही है और आप देख पा रहे हैं कि इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? समांतर लग रहे हैं। और समांतर प्रकाश कहाँ बनता है? अनंत बनता है। तो ऐसे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो अब आप यहाँ पे अगर चाहो तो थोड़ा दूर ले जाकर इसको ऐसे ऐसे दिखा दो कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? इसका नाम दे देते ए बी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब देखो मुख्य अक्ष के आधार पर वस्तु की साइज को नापते हैं। अब ये कितना दूर आएगा किसी को पता है? नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब अगला केस देखिए। अब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? पी और एफ के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा? अब वस्तु को हमने पी और एफ के बीच में रख दिया। ठीक है ना? कहाँ रख दिया? पी व एफ के बीच में रख दिया। तो जब हमने वस्तु को P और F के बीच में रखा तो वस्तु से जो समांतर प्रकाश जा रही है उसको हमने फोकस से भेज दिया, फिर वक्रता केंद्र से भेजा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस हिसाब से ये आगे आप स्केल से करेंगे तो जिस हिसाब से ये आगे जा रहा है इसके मिलने के कोई चांस नहीं दिख रहे, क्योंकि ये आगे फैलता हुआ चला जा रहा है। मतलब परावर्तन में इनके मिलने का कोई भी संभावना दिख रहा है आपको? बोलिए, नहीं ना दिख रहा है। तो हमने क्या कि इस परावर्तित प्रकाश के आधार पर ही परावर्तित प्रकाश के आधार पर ही इसको हमने पीछे खींचा। मतलब इसका परावर्तन को हमने पीछे खींचा, इसके परावर्तन को हमने पीछे खींचा और पीछे खींचने पर ये दोनों मिल गए। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। जैसे दर्पण के अंदर आप देखते हो, जैसे आपको अपना चेहरा अगर दर्पण के अंदर दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और आप सीधा अगर आप दर्पण को देख रहे हो तो वो आपको हमेशा वास्तविक बनता है। मतलब दर्पण को आप देख रहे हो, आपका अगर प्रतिबिंब सीधा दर्पण के अंदर बना मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो आभासी प्रतिबिंब है। तो ये ऐसे गया, तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाया गया? अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो जबरदस्ती किया गया, क्योंकि आप परावर्तित प्रकाश तो मिले ही नहीं जानबूझ के, तो उसको जबरदस्ती पीछे की तरफ देखा गया कि पीछे की तरफ ले जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रतिबिंब को हम लोग कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे बेटा? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। मतलब अवतल दर्पण का एक ही ऐसा केस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या बेटा? जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, इसे फटाफट, और ये एकदम याद होना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। सीखते हैं कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कितने बनते हैं। तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है दो ही प्रकार के बनते हैं। पहला, एक होता है अनंत पर और एक होता है दर्पण के सामने। उसके अलावा कोई और प्रतिबिंब बनने का होता नहीं है, इसी में दो हो जाता है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु क्या बेटा अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाशों को हम क्या मानेंगे बेटा समांतर मानेंगे। तो मान लीजिए ये प्रकाश क्या बेटा समांतर है, तो जो समांतर प्रकाश होगी जैसा कि हमने आपको बताया वो कहाँ से जाएगी बेटा फोकस से जाएगी। तो फोकस से जा नहीं सकती, आभासी रूप में अंदर जाएगी, इसको बाहर खींच लेंगे। उसी तरह इसको भी उसी तरह बाहर खींच लेंगे। जब बाहर आप खींचेंगे तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे बेटा, इस बिंदु पर मिलेंगे ना। तो कहाँ मिले बेटा, बिंदु F पर मिले। तो उत्तल दर्पण पर जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, और इस पर हमेशा याद रखना सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनता है बेटा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमेशा सीधा, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी सदैव सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु को यदि हम दर्पण के सामने के दर्पण पर रखें, सामने अगर वस्तु कहाँ गया, फोकस से अगर समांतर भेजेंगे तो समांतर भेजने के बाद वो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। उसी के हिसाब से क्या होगा बेटा, परावर्तित होगा। यदि हम वस्तु को कहाँ भेजें बेटा, वक्रता केंद्र से भेजें, तो वक्रता केंद्र से यदि हम भेज रहे हैं तो जाने पर क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश होती है पुनः उसी माध्यम में वापस उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो जब वो उसी रास्ते से वापस आएगी तो इसका मतलब देखो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब ये देखो बेटा, ये ऐसे आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जो भी मिलन होगा बेटा आभासी रूप में ही होगा। तो आभासी रूप में जब मिलन हुआ तो देखिए ए बी का जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा सा बना और ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तल दर्पण पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब जो है या तो फोकस पे बनेगा। फोकस पे कब बनेगा, जब वो अनंत पर होगा। और अगर अनंत नहीं है, अगर कुछ फाइनाइट है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा P तथा F के बीच में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। फिर से समझिए, कहाँ बनेगा, P तथा F के बीच में ही बनेगा और कहीं पर नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब समझिए, कोई भी जैसे मान लीजिए आप वस्तु को यहीं पे रख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ रख दिए, तो भी समांतर जाएगा, फोकस से टकराएगा, तो भी वक्रता केंद्र जाएगा। मतलब जब भी जो भी आपतित प्रकाशों का मिलन होगा वो कहाँ पर होगा, वो फोकस के एक लाइन फोकस की होगी, एक वक्रता की होगी। जब भी मिलन होगा फोकस के पहले ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा P तथा F के बीच ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारा अगर आपको याद होगा, जैसे अवतल का हमने आपको बता दी, उत्तल का बता दिया, ये अब आपको याद होगा तो आपको बहुत आसान होगा न्यूमेरिकल करने में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल करने के लिए, वो क्या बेटा, चिन्ह परितारिका, कि चिन्ह हम किस प्रकार से देखते हैं। तो याद रखिए, पहले प्रतिबिंब को बनाने की कंडीशन क्या, सबसे पहले जो कंडीशन है, वस्तु सदैव बाईं ओर रहेगा। वस्तु सदैव क्या रहेगा बेटा, बाईं ओर। कभी भी उसको दाहिने ओर नहीं रखना। बनाने का एक रूल है, वस्तु को हमेशा बाएं दिशा में रखना है। ठीक है, तो अगर वस्तु को अगर आपको बाएं दिशा में रखना है तो जो दर्पण का फेस होगा जिससे हमको परावर्तित करना, परावर्तक पृष्ठ भी बाईं ओर ही होगा। ठीक है ना। अब ठीक है, तो इसको फटाफट नोट लेंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग जो है चिन्ह परिचारिका पर ध्यान देते हैं। आते हैं कि हम इसके आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो, किसी भी दर्पण की जो आवर्धन, दर्पण हो या लेंस, दोनों के लिए एक ही परिभाषा होगा। बस यहाँ पर एक फॉर्मूले में माइनस प्लस का डिफरेंस होगा, बता देते हैं। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब क्या लिखा है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। अनुपात मतलब ही होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का यदि हम अनुपात निकाल लें तो इसे हम लोग को क्या बोलते हैं बेटा, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, आवर्धन क्षमता बराबर I बटे में O बराबर माइनस B बाई O। किसके लिए बेटा, ये दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी ये जितनी भी बातें हो रही है सिर्फ दर्पण के लिए हो रही हैं। अब I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। O क्या है बेटा, वस्तु की लंबाई है। V क्या है बेटा, अब U क्या बेटा, जैसे ये आपका दर्पण है और ये आपका वस्तु है। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को अगर हम मेज़र करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को मेज़र करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, U बोलेंगे। और अगर मान लीजिए आपका प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। और दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र जो होता है, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है, यदि आपकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, और यदि m का मान आपका धनात्मक आता है तो आप कहेंगे कि वह प्रतिबिंब जो है आभासी है। याद रखिएगा, यदि m अगर आपसे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बोलता है तो आपका m का मान भले प्लस में दिया लेकिन आप उसको माइनस में मानेंगे।
यदि आपका प्रतिबिंब बोलता है आभासी है तो आप उस प्रतिबिंब m की वैल्यू को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे चिन्ह परिटारिका। चिन्ह परिटारिका मतलब कि हम किस प्रकार से चिन्ह को लगाते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। करते हैं कि दर्पण का जो आंकिक प्रश्न मतलब जो न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में हम चिन्ह के बारे में किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो ये आपका बेटा वाई एक्सिस होता है और नीचे वाले को हम लोग वाई डैश को होते हैं। तो इसमें जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक आपको मिलता है, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है बेटा, ऋणात्मक मिलता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव मिलता है, और इधर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, निगेटिव मिलता है। यही ना मिलता है, बोलिए। हमेशा वाई एक्सिस को आप दर्पण मानेंगे, जैसा कि हमने आपको वस्तु को बोला था हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। तो ये आपकी क्या मान लीजिए, ये आपकी वस्तु है, ठीक है। तो ये अगर वस्तु है बेटा, तो वस्तु तो हमेशा लेफ्ट साइड होगी। तो किसी भी दर्पण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी दर्पण के लिए यू का मान हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर आपको देखिए यू क्या बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब नापने के लिए आपको ऐसे नापना पड़ेगा, मतलब आपको किस एक्सिस का प्रयोग करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में ये क्या बेटा, ऋणात्मक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एफ यू वी आई और ओ का मान निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल का। अवतल की बात करें तो अवतल में ये आपका कुछ ऐसे ऐसे घुमा हुआ था ना, ऐसे अवतल होता है आपका। तो अवतल में अगर हम बात करें f का, तो आप देखेंगे अवतल में f इस तरफ था कि नहीं था। आपने अवतल के दर्पण को देखा था तो अवतल दर्पण में f इसी तरफ था। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी नापने के लिए आपको ऐसे ही आना पड़ेगा, मतलब आपको इसकी लेंथ को नापने के लिए x को यूज़ करना पड़ेगा कि y को यूज़ करेंगे। जब आप x को यूज़ करेंगे तो x का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, निगेटिव वाला। तो अवतल दर्पण के लिए f जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। यू सोचना ही नहीं है, यू सबके लिए, क्योंकि यू ना हमेशा लेफ्ट साइड है। ये रूल है कि हम हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड रखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। आपने अभी जस्ट इस वीडियो में देखा कि जितने भी इसके प्रतिबिंब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बन रहे तो सब इधर 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 सब इस साइड बन रहे थे, मतलब सब के सब लेफ्ट साइड बन रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम अभी पढ़ रहे थे तो उसमें P और F के बीच में जब हमने वस्तु को रखा था तो उसका प्रतिबिंब इस तरफ बना था कि नहीं बना था। तो वो क्या होगा बेटा, इस साइड चला गया। अब इस साइड चला गया तो इसके लेंथ को नापने के लिए हम x का कौन सा हिस्सा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव हिस्सा यूज़ करेंगे, निगेटिव हिस्सा यूज़ करेंगे। तो आपका कहेंगे सर पॉजिटिव हिस्सा, तो ये पॉजिटिव होगा। कब, केवल एक कंडीशन पे, एक बार। अब वो कौन सा बार है आपको पता है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अब आई की मैं बात करता हूँ। आई क्या बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी प्रतिबिंब सदैव ज़्यादातर नीचे बनी है। अब इसकी लंबाई अगर नापनी हो तो आप x से नापेंगे कि y से नापेंगे, बोलिए। यदि आपको इसकी लंबाई नापनी हो तो आप x से नापेंगे कि y से नापेंगे, तो आप बोलोगे सर y से नापेंगे। तो y का कौन सा मेजरमेंट ले रहे हैं, निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला। तो आप कहोगे देखिए इस बिंदु से नीचे की तरफ निगेटिव है, तो आप y को निगेटिव ले रहे हो। तो ज़्यादातर इसमें आपको प्रतिबिंब कहाँ मिला, निगेटिव मिला। लेकिन एक सिंगल केस जब ये वस्तु P और F के बीच में था तब आपको प्रतिबिंब कैसा मिला, ऐसा मिला। तो ऐसे केस में सिर्फ एक केस के लिए पॉजिटिव होगा और O बेचारा हमेशा सीधा रहेगा। वस्तु तो हमेशा सीधा रहेगा, वस्तु को तो उल्टा रखेंगे नहीं। तो वस्तु जब सीधा है तो वस्तु की लंबाई नापने के लिए आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, मतलब y एक्सिस को यूज़ करोगे कि x एक्सिस को यूज़ करोगे, y एक्सिस को यूज़ करोगे। तो सिंपल सा इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो चलिए आते हैं, अब इसी में क्या करते हैं, उसको उत्तल दर्पण की तरफ बढ़ते हैं। जब आप उत्तल दर्पण की तरफ बढ़ोगे तो आपका वही सेम केस होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव या निगेटिव, इधर आपका निगेटिव, इधर आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण की जब तक बढ़ते हो तो आपका कलई कहाँ होता है बेटा, अंदर की होता था। उस समय F कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा, किस साइड मिलेगा, क्योंकि वस्तु को आपको हमेशा इधर रखना है, तो इस साइड मिलेगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस का जो मान होगा हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब वस्तु से, दर्पण से वस्तु की दूरी नापना है तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ होगा। तो बाएं तरफ होने के लिए अभी भी आपको इससे इसकी दूरी नापनी है। तो कैसे नापेंगे, एक्स एक्स का ही ना प्रयोग करेंगे। जब एक्स अक्ष का प्रयोग करेंगे तो ये कौन सा वैल्यू देगा, निगेटिव। जैसा कि मैंने पहले बताया यू हमेशा निगेटिव होगा। और इसका आपने प्रतिबिंब देखा था, या तो ये फोकस पे बनाया था या तो इधर बनाया था। मतलब इसके प्रतिबिंब की दूरी को नापने के लिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे एक्स के, कि निगेटिव डायरेक्शन में आओगे, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव की हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए भी का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब आप देख रहे हो, प्रतिबिंब सदैव
आपने देखा होगा कि इसका प्रतिबिंब सदैव ऊपर की ओर बना है, सीधा बना है। तो जब सीधा बना है तो इसकी लंबाई को नापने के लिए वाई के इस वाले पॉजिटिव वाले वाई को यूज़ करोगे कि निगेटिव वाले वाई को यूज़ करोगे? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव वाले वाई को यूज़ करेंगे। तो जब आप पॉजिटिव वाले वाई को यूज़ करोगे तो आई का मान इसके लिए हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और ओ का मान तो सोचना ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर हमें किरण आरेख जो हमने प्रतिबिंब जो बनाया अगर वो हमें याद नहीं रहता तो हम इसके किसी भी प्लस माइनस का जवाब नहीं दे पाते। तो ये था दर्पण का जितने थ्योरेटिकल पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब 2-3 तो न्यूमेरिकल भी मैं बता दूंगा ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब हम लोग दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमें उस सूत्र का प्रयोग करना आ जाए। क्या बोला? किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल से याद रखिए बेटा, दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच क्या दुगने का अंतर है। तो यहाँ फोकस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? r/2 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में आता है। यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा बेटा? आभासी है। ठीक है, पहला कंडीशन दिया कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरा कंडीशन दिया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दर्पण की पहचान करें। याद रखिए बेटा, आपने दर्पण का अभी आपने फिगर देखा था, पढ़ा है, इसी वीडियो में पढ़े हैं। तो आपने देखा कि जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बना था तो प्रतिबिंब बड़ा बना था। ध्यान समझिए, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना था तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना था। मतलब इसके लिए m का मान जब भी आएगा बड़ा आएगा। कैसे आएगा? आपका फॉर्मूला क्या बेटा? I/O है। तो I/O होने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो जब भी इसके लिए m का मान आएगा वो बड़ा होगा 1 से। यदि m का मान 1 से बड़ा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि वो दर्पण कौन सा बेटा? अवतल दर्पण है। यदि m का मान 1 से छोटा आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण में जब हमने आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाया था तो वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा था। तो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन यदि m का मान 1 से बड़ा आता है तो ये कन्फर्म है कि वो अवतल दर्पण है। और यदि m का मान 1 से छोटा आता है तो वो क्या दर्पण है बेटा? वो क्या बेटा? तो वो क्या बेटा? उत्तल दर्पण है। चलिए पहले केस के लिए इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता है m का मान I/O या -b/u होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो I आपके लिए कितना बेटा? अच्छा, ये आपका 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, मतलब ये दर्पण के सामने रखी वस्तु है। मतलब आपके लिए u का जो मान है आपको 20 दिया गया और u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ऐसा हमने आपको बताया। अब v का मान देखिए बेटा, आभासी है। आभासी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के उस तरफ बनेगा और दर्पण के उस तरफ बनेगा तो v का मान क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो v का मान आपके लिए 15 है। एक केस के लिए 20, एक केस के लिए 15। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ इस केस के लिए अगर हम m का मान निकालें तो क्या होता है बेटा? -b/u। तो -15 बटे में क्या हो जाएगा बेटा? -20, माइनस कट गया, कितना आएगा आंसर? आंसर आ रहा है आपका 3/4, 5 से कट गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0.75। तो 0.75 क्या है बेटा? 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। तो आप कहेंगे कि इस वाले कंडीशन के लिए जहाँ अगर प्रतिबिंब आपका 15 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है तो इस वाले कंडीशन के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? उत्तल दर्पण। मतलब इस शर्त पर जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा बेटा? उत्तल दर्पण होगा। अब आगे आइए केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 में u का मान तो आपको पता ही है -20 ही है और v का मान क्या बेटा? 60 है। अब v का मान प्लस क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब बोला तो आभासी प्रतिबिंब इस साइड बनता है, तो एक्सिस के हिसाब से इधर अगर जाओगे तो क्या होगा बेटा? धनात्मक होगा। तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा? -v/u, दैट इज़ -60 बटे में -20। यहाँ पे क्या आ गया? कट के कितना आ गया बेटा? यहाँ पे m का मान 3 आ गया। और m का मान 3 आने का मतलब क्या है? वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो 1 से बड़ा है। तो यदि m का मान 1 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब ये जिस इस कंडीशन में जो दर्पण यूज़ कर रहे हैं वो दर्पण है बेटा आपका अवतल। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है ना, कहाँ बनता है? 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम फोकस दूरी, यदि f का मान पॉजिटिव में आ जाता है
तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि f का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, u का मान किसी भी दर्पण के लिए हमेशा 15 ही होता है, ये आप जानते हैं। और v का मान हम एक जनरल केस में क्या लेकर चल लेते हैं, v का मान हम एक जनरल केस में जो है v-30 लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे, 30 लेकर चलेंगे। अब यहाँ आइए, 1/f की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/v + 1/u होती है ना। चलिए वैल्यू पुट करिए। दूसरी बात ये आप देख लीजिए कि u बड़ा था v छोटा था, तो वो उत्तल दर्पण है। देख लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि u छोटा था, u बड़ा था आपका और v आपका छोटा था, तो आपका उत्तल दर्पण आया। और जब आपका v बड़ा है और u छोटा, तो 100% ये हो जाएगा कि वो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ले चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1/f हो जाएगा, तो 1/f = कितना हो जाएगा, तो 1/v, v की जगह कितना रखेंगे बेटा, -30, और यहाँ प्लस है 1/ कितना हो जाएगा बेटा, -15। अब आप जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वैसे आपको सिंपली करना है। अब जैसे करते हैं ना वैसे आपको क्या करना है, सिंपली करना है। तो करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1/f = दोनों का एलसीएम बेटा आपका 30 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा -2। तो 1f की जो वैल्यू हो जाएगी वो -3/30 हो जाएगी, और 3 × 3 3 से जाएगा 3 बार में। तो इस हिसाब से 1/f की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 10 होगा ये, तो 1/10 आ जाएगी। तो इन शॉर्ट आपका f का जो मान आ गया कितना हो गया बेटा, -10 सेंटीमीटर आ गया। तो जब -10 सेंटीमीटर आ गया तो इससे पता चल गया कि f जो है अवतल दर्पण है। तो देखो बेटा, आपको जब भी याद रखना कि अवतल और उत्तल की जब भी हम बात करेंगे तो अवतल में हमेशा भी u से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है ना, ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ ज़्यादा कम में वास्तविक आभासी का खेल होगा। ठीक है, समझ में आया, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। इसी तरह के आपके प्रश्न आपको वो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एक दो टाइप के और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसे आप फटाफट नोट कर लें। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब दोगुना प्राप्त हो तो वस्तु कहाँ होगी। अब देखो बेटा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दो कंडीशन बनता है, एक वास्तविक कंडीशन में भी बनता है और आभासी कंडीशन। जैसा कि आपने फिगर देखा होगा, पढ़ा होगा, फिगर अभी इस वीडियो में पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा जब वस्तु C और F के बीच में था तो भी प्रतिबिंब आपका बड़ा बना था, और जब आपका वस्तु यहाँ था तो भी प्रतिबिंब आपका बड़ा बना था। अगर ये आभासी या वास्तविक बोलता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ना इसने आभासी बोला ना ही इसने वास्तविक बोला है, तो हमें दोनों ही शर्त पर काम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं वास्तविक का कंडीशन लेकर चलते हैं। वास्तविक, जब हमने आपको बोला था कि अगर ये वास्तविक का कंडीशन लेकर चलेंगे तो m का मान वास्तविक के लिए क्या होता है बेटा, आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। तो m का मान आपको दिया है तो हम 2 ना लेकर -2 ले लेंगे। और आपको पता है -2 बराबर क्या होगा बेटा, v/में -v/u होता है ना। m का मान जानते हैं ना, m का मान क्या होता है बेटा, -v/u होता है। तो इस फॉर्मूले को लेकर -2 बराबर v/में u ले लेंगे। इधर से माइनस कट गया तो इसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 2u बराबर v होगा। हमें देखिए बेटा u निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, u। चलिए, तो अब आपके पास सब फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/f की जगह आप कौन सा देखो, दर्पण कौन सा बेटा, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। दर्पण आपका कौन सा बोल दिया बेटा, अवतल दर्पण। जब दर्पण अवतल बोल दिया जाए तो f का मान यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा बेटा, -15 होगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे -15। 1/v, v की जगह क्या होगा बेटा, 2u, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/u। आइए, तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, u और 2u का एलसीएम लेंगे तो हमें 2u मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे बेटा 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, u से भाग दोगे 2 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/15 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, -2u बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 45, इसका गुणा होगा। तो u का मान कितना हो जाएगा बेटा, माइनस, अब इसको 4 को हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, तो 45 में कितना हो जाएगा बेटा, 2। ये हमारा आंसर आ गया u का। तो जो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाना होगा, दोगुना प्रतिबिंब बनाना होगा, तब u का वैल्यू जो होगा -45/2 होगा। और जब इसी केस को हम आभासी लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे बेटा, आभासी। जब हम इसी केस को आभासी लेकर चलेंगे तो ऐसे में हम m का जो मान लेंगे वो प्लस में लेंगे। जब m का मान हम प्लस में लेंगे तो f का मान तो हम इसके लिए भी वही बेटा माइनस ही होगा, क्योंकि f तो नहीं बदलने वाला ना।
तो m का मान हम 2 ही लेकर चलेंगे। तो अब हमारे लिए क्या होगा, m बराबर माइनस भी बाई यू के हिसाब से 2 बराबर माइनस भी बटे में यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2u बराबर माइनस भी, या v बराबर आपका ये माइनस के साथ लग जाएगा माइनस 2u। ठीक है, अब वही सेम कैलकुलेशन, कुछ बहुत विशेष नहीं करना है, एकदम सेम जो प्रोसेस जो आप करते आए हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/-15, 1/v, v का मान कितना बेटा -2u, तो -2u प्लस 1/u, एलसीएम लेने पर 2u, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -1 और ये आपका +2 और यहाँ आपका -1/15, तो -1/15 आ गया और इधर कितना आ गया बेटा 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2u बराबर 15, तो यहाँ से u का जो मान आ जाएगा वो 15 -15/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने मैंने प्रश्न बताए हैं इसी तरह के प्रश्न ही एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप इसको वन शॉट वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा रिवाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से परावर्तन का मैंने टॉपिक ख़त्म कर दिया। अभी तुरंत अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपवर्तन, इसे आप फटाफट नोट कर लें। आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है बेटा अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। प्रकाश इस माध्यम में देखिए ऐसे आराम से आ रही है, ये इसका रास्ता है। अगर माध्यम नहीं बदल तो हमने ये डॉटेड से दिखाया कि प्रकाश का ये रास्ता होता, अगर जिस हिसाब से प्रकाश आ रहा है प्रकाश का ये रास्ता होता, लेकिन प्रकाश अब देखो अपना रास्ता बदल दिया। प्रकाश जो पहले इधर जाता था वो प्रकाश अपना रास्ता बदल दिया, तो प्रकाश अपना रास्ता बदल दिया। प्रकाश की इस गुण को ही हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। हो सकता है तो प्रकाश इधर भी घूमता, हो सकता है प्रकाश इधर भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। ये निर्भर करता है कौन से माध्यम पे, सघन माध्यम पे और विरल माध्यम पे। तो ये निर्भर करता है कि आपके पास माध्यम कैसा है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के हमने आपको माध्यम बताए हैं, लिखे हैं। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। अपवर्तन का गुण आपने देखा होगा, आपने बचपन में क्या किया होगा, जैसे आप लेंस ही ले लीजिए, मैग्नीफिकेशन ग्लास ले लीजिए। इस मैग्नीफिकेशन ग्लास से जब इस आपको अल्फ़ाबेट आपका छोटा है, जब आप देखते हो तो ये अल्फ़ाबेट आपको बड़ा होकर दिखता है। तो क्या अल्फ़ाबेट कैसे बड़ा हो जाता है? प्रकाश के इधर उधर होने से ही होता है। कभी आप अपना पानी में हाथ डालेंगे तो आपको अंदर वाला हाथ जो हल्का सा उठा हुआ दिखेगा, लगेगा कि बाहर वाले की अपेक्षा अंदर वाला ज़्यादा उठा हुआ है। आप एक काम भी कर सकते हैं कि एक बाल्टी लीजिए और एक बाल्टी में एक छोटी सी कटोरी रख दीजिए और उस कटोरी में एक सिक्का डालने की कोशिश कीजिए, पानी से भरे हुए। आप नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो वस्तु आपको दिखेगा रियल में, वो वस्तु वहाँ जहाँ पे आपको कटोरी दिख रही होगी, कटोरी वहाँ पे रहेगी नहीं, वो कहीं और पे रहेगी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अपवर्तन के हिसाब से कटोरी का एक्चुअल पोजीशन यहाँ होगा लेकिन आपको दिखाई यहाँ देगा। तो अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे अगर अपवर्तन का गुण प्रकाश के अंदर नहीं होता है तो जिनके भी आँखों में दिक्कतें होती तो वो लेंस चश्मा पहनते हैं। तो अपवर्तन के गुण अगर नहीं होता तो चश्मा काम ही नहीं करता। तो चश्मा जो आपका बना है, जो लेंस आपका काम कर रहा है, वो अपवर्तन के गुण के कारण ही काम करता है। अब आता है प्रकाश। इसको याद रखना है, जब प्रकाश विरल से सघन की ओर, मतलब जब माध्यम विरल से सघन की ओर जाता है तो वो लंब की ओर झुक जाता है। तो अभी जो केस हमने दिखाया है माध्यम 1 माध्यम 2, तो माध्यम 1 से प्रकाश किस में जा रहा है? माध्यम 2 में जा रहा है। तो जब हमने देखो बेटा ये अभिलंब है आपका, तो ये अभिलंब की ओर झुक रहा है, मतलब अभिलंब की तरफ इधर आ रहा है ना। अगर हमें अभिलंब की ओर झुकना तो इधर आ रहा है, और ये इधर जाता तो लंबे से दूर जाता। तो जब इधर आ रहा है मतलब वो झुक रहा है। मतलब अभी जो हमने देखा है पहला माध्यम आपका विरल है और दूसरा माध्यम आपके लिए क्या बेटा? सघन है। और जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है तो वो लंब से दूर चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या है। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। जैसा कि आपको परावर्तन में तल मतलब वही है।
अब यहाँ पर एक चीज़ है साइन आई बाई साइन आर, मतलब स्टेटमेंट अगर बोलें तो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सामान्य होता है। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश देखिए क्या है, ये आपतित आपका प्रकाश है, हमने इसको विरल माना है, इसको सघन माना है। जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जैसे इसका मेन रास्ता आपका ऐसा था, इसका मेन रास्ता ऐसा था, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुका कि नहीं झुका। तो जब ये अभिलंब की ओर झुका तो ये सघन माध्यम हो गया। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नियम है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया ना कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। साइन आई बटे में साइन आर का मान नियतांक होता है, यह नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक को बोलते हैं आयताकार कांच के गुटके में अपवर्तन। क्या होगा भाई अपवर्तन, देखिए मान लीजिए कि हवा में हमने रखा हुआ है, ठीक। अब प्रकाश मान लीजिए हवा से कांच पर प्रवेश करने जा रहा है, ध्यान समझिएगा, हवा से कांच पर प्रवेश करने गया, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो जब प्रवेश करेगा तो इस बिंदु, इस पर अपना एक अभिलंब होगा कि नहीं होगा, इसको हम n1 मान ले रहे हैं। यदि प्रकाश में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, मतलब प्रकाश को सीधे जाया जाता, मतलब कोई भी रुकावट नहीं आती, तो प्रकाश ऐसे जाता। तो हवा से जब कांच में जा रहे हैं तो हवा के सापेक्ष कांच जो होता है ना बेटा, वो सघन माध्यम होता है। तो जब वो सघन माध्यम है तो प्रकाश क्या होगा, इसके लंब की ओर हल्का सा झुक जाएगा, लंब की ओर हल्का सा क्या होगा बेटा, झुक जाएगा। अब झुकने के बाद इसका रास्ता ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर से इस सतह पर हम एक लंब डालेंगे। अब देखो बेटा, अब कांच से प्रकाश हवा में निकलने जा रहा है। कांच आपका क्या बेटा, सघन है, ये विरल है, ये सघन है, फिर से आपका विरल है, ठीक है। तो जब कांच विरल से सघन में जाए, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता तो ये ऐसे जाता, लेकिन अब प्रकाश जो है वो सघन से निकलकर विरल में जा रही है, तो क्या होगा, उसे लंब से दूर जाना पड़ेगा। तो लंब से दूर जाने के लिए इधर आना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इधर जाना चाहिए, तो ये आपका ऐसे जाएगा। कांच के गुटके और इसमें एक ये होता है कि जो आपका आराम से निकलने वाला और ये दोनों आपस में क्या होते बेटा, समांतर होते। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आपतित किरण, ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा बेटा, अपवर्तित या विचलित किरण। और ये क्या होगा बेटा, निर्गत। इन दोनों के भी ये आपका कोण क्या होगा बेटा, आई, ये आपका कोण क्या होगा, R1। इस वाले कोण को हम मान लेते हैं R2, ठीक है। और इस वाले कोण को हम लोग मान लेते हैं E। इन दोनों में एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर इस आयताकार कांच के गुटके से जा रहा है तो यहाँ पर I का मान और E का मान बराबर होता है, और साथ में आपतित किरण समांतर होते बेटा किसके, निर्गत किरण के, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, ठीक है। शांति फिर से शॉर्ट में समझिए कि आपका क्या होता है, प्रकाश ऐसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश अगर इसको विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश लंब की ओर झुकता है, तो लंब की ओर झुकने के लिए मतलब इधर आना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, तो इधर आना पड़ेगा, तो इधर आपका चला जाएगा। फिर आपका सघन से प्रकाश किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है, तब इसको कहाँ होगा, लंब से दूर जाना पड़ेगा। तो लंब से दूर जाने के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, तो उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कई तरह से परावर्तन प्रिज्म भी हो सकता है, लेंस में, सब में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना कि ये वन शॉट वीडियो, तो वन शॉट वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते, सिंपल से लॉजिक को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लें। हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या। तो अपवर्तनांक देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष क्या होता है, माध्यम में प्रकाश के चाल की तुलना निर्वात के में प्रकाश की चाल से, मतलब कि
जैसे मान लीजिए हम कांच का बात कर रहे हैं, कांच के निरपेक्ष की बात करें तो हम देखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और निर्वात में कितनी चाल है। तो निर्वात के प्रकाश की चाल से जब हम वस्तु के अंदर प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे तो ऐसे अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या है, तो n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लें तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करते हैं और c का जो मान होता है 3.0 गुणे 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड होता है, और v मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आया। तो जब हम सिर्फ निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे तो सिंपल n लिखेंगे या n1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिख सकते हैं, पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक की खासियत ये होती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि c का मान देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उससे बड़ी चाल किसी की भी नहीं हो सकती। और माध्यम में जब भी होगा कम होगा, तो ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, मतलब जैसे 5/4 हो जाए, 6/5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा, तो इसका मान आप देखेंगे तो इसका मान जब भी 1.25 जो भी आए 1.2 आ जाए, मतलब जब भी आएगा 1 से बड़ा ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा, ठीक है। सापेक्ष का बात अगर हम करें तो सापेक्ष का मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के साथ की जाती है। तो ऐसे को हम लोग निर्वात, जैसे मान लीजिए कांच और पानी एक साथ हैं, तो पानी और कांच को जब हम एक साथ रख दें तो हम देखें पानी और कांच में तुलना करें कि कांच में प्रकाश की चाल कैसी है और पानी में कैसी है। तो उनके बीच में जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो ऐसे अपवर्तनांक को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ N12 लिखा है, इसके लिखने का मतलब है कि प्रकाश पहले माध्यम से प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, N21 लिख दें, तो ये उल्टा मतलब हो जाएगा। तब प्रकाश का मतलब ये होगा कि प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए WG लिखा, W मतलब वाटर, G मतलब ग्लास। इसका मतलब है प्रकाश पानी में प्रवेश करके पानी से ग्लास में जा रही है। और जब हम इसको ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होगा ग्लास से पानी में जा रही है। तो ठीक है, दोनों का मतलब अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि इसको हमने ब्रीफली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। और अगर आपको ब्रीफली करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रकाश के अपवर्तन नाम के टॉपिक में जाकर आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है N12, तो हमने मान लिया पहले माध्यम प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। अब यदि N12 का मान 1 से अधिक आ जाता है, मान लीजिए आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर यदि आपका मान 1 से अधिक आपको मिल रहा है, तो 1 से अधिक आने का मतलब है कि आपका प्रकाश विरल से सघन की हो जाए। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, विरल में होता है, और कम किस में होता है, सघन में होता है। तो ऊपर वाला विरल होगा, नीचे वाला सघन होगा, सीधी सी बात है, विरल में से सघन होगा। और यदि आपका इसका मान 1 से छोटा आता है तो इसका मतलब यह है कि आप सघन से विरल की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, सघन से विरल की ओर जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या कोई संबंध है। बिल्कुल है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि दो माध्यम है जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है। तो N1 में निरपेक्ष अपवर्तनांक हो तो ऊपर का माध्यम क्या होगा, C होगा, नीचे के माध्यम को में चाल को V1 मान लेते हैं। दूसरे का क्या होगा बेटा, N2 होगा, इसका मान क्या होगा बेटा, C/V1 होगा, ठीक है, C/V2 होगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का अगर हम सूत्र देखें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, V1/V2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानते ही आप। एक काम करते हैं, ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में, पहले माध्यम में मान लीजिए V1 है, फिर दूसरे माध्यम में मान लीजिए V2 है, ठीक है। अब आइए, यदि हम समीकरण 2 में से भाग दे दे 1 को, तो क्या होगा बेटा, तो N2 बटे में N1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, C/V2 बटे में C/V1 हो जाएगा। तो N2/N1 जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, C/V2 इंटू, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1/C हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो N2/N1 जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा V1/V2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, दोनों के RHS आपस में बराबर हो गए। जब दोनों के RHS आपस में बराबर होते हो क्या होंगे, LHS भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा बेटा, N12 का जो मान होगा वो N2/N1 के बराबर होगा। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर होगा, दूसरे का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे में पहले का निरपेक्ष अपूर्णांक। यही आपका संबंध है सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपूर्णांक के बीच में। ठीक है, इसे फटाफट नोट कर लें। हम लोग कुछ अपूर्णांक पर कुछ फॉर्मूले पर सवाल कर लेते हैं। वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक क्या है, 2.12 है। कितना है बेटा, 2.12 है। ठीक है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि प्रकाश की चाल AD का जो मान है हमारे पास 2.12 है। आप जानते हैं कि AND का मान अगर हम निकालेंगे तो पहला माध्यम हमारा हवा है, तो प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल बटे में क्या होगा बेटा, डायमंड में प्रकाश की चाल, इसका इसके साथ गुणा करेंगे आप, तो आपको मिलेगा VD इंटू AND बराबर 2.12 सॉरी बराबर आपको क्या मिलेगा, VA मिलेगा। ठीक, तो VD का जो मान होगा डायमंड में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, VA बटे में AND हो जाएगी। बोलो बेटा, अब VD बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान आपके पास कितना बेटा 3.0 गुणे 10 के पावर में 8 है, और यहाँ बटे में कितना होगा बेटा 2.12। अब आप कैलकुलेशन इसको भाग दोगे तो मैं तो देख कर बता दूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1.24 गुणे 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ गए कि आपका NAD बराबर 2.12 है, AND आपको निकालना है, मतलब कि हवा के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक। तो VA हवा में प्रकाश की चाल बटे में डायमंड में प्रकाश की चाल होगा, तो ये इसका इधर भेजोगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। किसी वस्तु का आपतन कोण मतलब I 45 है। I आपका कितना है बेटा, कोण I का मान आपको दिया है 45 डिग्री, और कोण R का मान दिया है आपको 30 डिग्री। और आप अपूर्णांक के बारे में जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, साइन I बटे में साइन R होता है। आइए, साइन I का मान कितना है बेटा 45 डिग्री, तो यहाँ आपका हो जाएगा 45 बटे में साइन 30 डिग्री। ये आपका n का मान। साइन का मान आप सभी लोग जानते हैं, 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2, और इस साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है। अब ये पलट का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1/√2 इंटू 1, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये इससे कटेगा कितना आएगा बेटा, 2 को √2 से काटेगा √2 आएगा, मतलब n का मान आ गया √2, और √2 का मान आपको याद कराएगा 1.414। तो इस वस्तु का अपूर्णांक कितना बेटा 1.414 है। अब सुनिए, जल का अपूर्णांक मतलब Ng आपको दिया गया है, सॉरी NW आपको दिया गया है 4/3, मतलब पानी का अपूर्णांक। कांच का अपूर्णांक Ng ग्लास का आपको दिया गया है 3/2, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको NWG निकालना है। क्या निकालना है, NWG निकालना है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, N12 बराबर N2/N1 पढ़ा था ना। इसी फॉर्मूले को के आधार पर देखो तो पहला माध्यम आपका क्या है, वाटर है, और दूसरा माध्यम आपका क्या है बेटा, ग्लास है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम बात करें तो WG का मान कितना हो जाए N2, मतलब पहले G का, मतलब हमें NG चाहिए, फिर बटे में क्या चाहिए बेटा NW चाहिए। NG का मान कितना बेटा 3/2, तो NWG का मान हो जाएगा 3/2 और होल के बटे में 4/3, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लोगे तो WNG का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 9/8। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, इसे फटाफट नोट कर लें। फिर आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर।
करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है? लेंस वह पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों सतह गोली या एक सतह गोली एक सतह समतल हो। मतलब एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा जिसमें दोनों सतह गोला हो, दो गोली हो, या एक सतह गोली और एक सतह गोली ना हो। जैसे ये देखिए उत्तल, इसके देखिए इधर से भी गोले में इधर से भी गोले में, तो गोली सतह है ना। अब उत्तल की पहचान आप देख पा रहे हैं, जो किनारों पर पतले बीच में मोटे हैं वो उत्तल लेंस हैं। अवतल की अगर हम बात करें तो अवतल की बात करें तो देखो इधर से भी गोला है इधर से भी गोला है, गोलीय रूप है कि नहीं है, तो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं। समतल उत्तल देखिए एक तरफ से उत्तल की तरह उभरा हुआ है और एक तरफ समतल है। अब समतल अवतल एक तरफ से समतल है एक तरफ से उत्तल है। अब ये देखिए गोली इधर देख रहे हैं तो ये उत्तल की तरफ बाहर की ओर निकला हुआ है, मतलब बीच बाहर की तरफ निकल रहा है, और एक तरफ उत्तल की ओर अंदर दबा हुआ। देखिए उत्तल अंदर दबता है, अवतल बाहर अवतल अंदर दबता है, उत्तल बाहर निकलता है। तो एक तरफ उत्तल की तरफ बाहर निकला हुआ है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अवतल उत्तल। ठीक है, तो ये आपके लेंस की क्वालिटी होती है। ठीक है, अब हम लोग लेंस में भी फिगर बनाने के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए मुख्य लेंस, जैसे आपने दर्पण में सारी बातों को समझा, ठीक उसी तरह लेंस में भी होता है। क्या क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस के? वो उससे मुख्य अक्ष कहते हैं जो काल्पनिक रेखा लेंस के दोनों फोकसों को मिलाए, जो काल्पनिक रेखा लेंस के दोनों फोकस बिंदुओं को मिलाए, उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके दो फोकस के होते हैं, आप देख पा रहे हैं इधर से गोला है तो इसका केंद्र इधर होगा, इस मुड़े हुए भाग का केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और इस मुड़े वाले भाग का केंद्र इधर होगा। जब केंद्र दो है तो इसके हिसाब से आधा फोकस एक इधर होगा, इसके हिसाब से आधा फोकस इधर होगा। तो दो बार कर्व स्ट्रक्चर होने के कारण इसके फोकस दो है। अब बात आता है कि अगर दोनों ही फोकस है तो किस फोकस को हम लोग मेन फोकस मानेंगे? अब देखिए अब मेन फोकस, जैसे मान लीजिए प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है, ठीक, किस सतह पर आपतित हो रहा है? इस सतह पर। तो जिस सतह पर आपतित हो रहा उस सतह का फोकस ही मेन फोकस होगा, मतलब मुख्य फोकस होगा। या ध्यान से फिर से सुनिए, जिस सतह पे प्रकाश आपतित होता है उस सतह के फोकस को ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। तो अब आपका जो प्रकाश अगर इस सतह पर है तो इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा? इधर होगा। इसका मुख्य फोकस इधर है, और इधर देखिए अगर आप इधर से आपतित करते हैं तो इसके हिसाब से मुख्य फोकस कहाँ है? इस तरफ है। बोलिए, इस तरफ है ना, तो इसका मुख्य फोकस इधर होगा। तो जिस सतह पर प्रकाश पड़ रही है उस सतह को ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब प्रकाशीय केंद्र क्या है? लेंस के अंदर एक बिंदु है, जैसे अगर आप जानेंगे तो अभी हम आपको बताएंगे। प्रकाशीय केंद्र एक ऐसी बिंदु है जब इस पे देखिए ये क्या बेटा? पारदर्शी माध्यम है, मतलब इसके अंदर अपवर्तन का गुण होगा, इसके अंदर अपवर्तन का गुण है। तो यदि प्रकाश आपके आपतित किरण पे जाते फोकस मतलब प्रकाशीय केंद्र के अंदर जाती तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, सीधा का सीधा निकल जाएगी। तो किसी भी लेंस का वह बिंदु, किसी लेंस का वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश यदि जाए तो जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश में कोई अपवर्तन नहीं होता, सीधा जैसे आई वैसे चली जाती है, उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस, ये आपका प्रथम फोकस, ये आपका द्वितीय फोकस। इसमें आपका द्वितीय फोकस मुख्य फोकस है, इसमें आपका प्रथम फोकस, इसमें आपका प्रथम फोकस मुख्य फोकस है। और वही फोकस दूरी ये सब तो आप जानते हैं। ये जो डबल है इसको हम लोग C1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने डबल कर दिया कि C1 क्या होता है? डबल ही होता है ना। तो ये सारा चीज़ जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था हूबहू वैसा, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से दर्पण का हम लोगों ने स्पेशल रेस पढ़े थे उसी प्रकार से हम लोग को लेंस के भी स्पेशल कैटेगरीज जाननी है। जब समांतर प्रकाश मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस से जाता है, जब समांतर कोई प्रकाश आता है मुख्य अक्ष के तो वो फोकस से होकर जाता है। जैसा देख लिए समांतर जा रहा है, फोकस से जा रहा है, यहाँ भी समांतर है। अब कौन से फोकस बेटा? यहाँ मुख्य फोकस लिखा गया है। इसका मुख्य फोकस इस तरफ होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। मुख्य फोकस होता क्या है? जिस सतह पर आपतित हो उस सतह के फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपतित हो वो इस सतह पर, इस सतह का फोकस इधर होगा ना, इसका केंद्र इधर होगा तो इसका सतह का फोकस इधर होगा। तो अब इस प्रकाश को देखो बेटा, अपवर्तन करना है, प्रकाश को दूसरी तरफ जाना है। तो ये प्रकाश देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसको हम पीछे की तरफ लेकर फोकस की तरफ। आप देखो ये प्रकाश को दबा रहा है, इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस
और ये प्रकाश को देखिए फैलाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के अमुख फोकस, मतलब मुख्य फोकस ना हो, अमुख फोकस से जाता है तो समांतर हो जाता है। अब इसका ये जो फोकस आपको दिख रहा है क्या बेटा, मुख्य फोकस तो इस तरफ है, तो अमुख फोकस से जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, टकराने के बाद क्या होगा बेटा, समांतर हो जाएगा। इसका मुख्य फोकस इधर है और ये अभी इसको अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो कहाँ से जाता, इस फोकस से जाता, आगे लेकर जाते कहाँ जाता है, इस फोकस जाता है। तो इस फोकस से ये अमुक फोकस इसके लिए ये है, तो अगर लाइट को हम छोड़ देते कुछ देर के हमारे माध्यम नहीं होता तो ये अमुक फोकस से जाता कि नहीं जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ से आकर ये भले मुड़ गया, लेकिन अगर ये नहीं मुड़ता तो मुख्य फोकस से जाता कि नहीं जाता। जैसे दर्पण में था तो मुख्य फोकस से जाता, अमुक फोकस से जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, समांतर हो जाता है। और ये तो हमने आपको डेफिनेशन के समय बताया था कि जब कोई प्रकाश प्रकाशिक बिंदु से होकर जाए, केंद्र से जाएगा तो बिना अपवर्तित हुए, क्या होते हुए, बिना अपवर्तित हुए वो क्या होगा, उसी रास्ते से वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को अब याद ध्यान रखेंगे। तो जिस तरह से दर्पण में हमने बहुत सारे फिगर्स को डिस्कस किया था, उसी तरह हम लोग इस पर भी बहुत सारे फिगर को डिस्कस करेंगे। वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये तीनों रूल अच्छे से याद हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको सीखते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस क्लासेस में सब अपने टीचर ने बताया होगा। और अगर आपको देखना है कि कैसे उसको बनाया जाता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको लिंक जो है देख सकते हैं। तो वस्तु अनंत पर, अगर तो वस्तु अनंत पर, तो अभी हमने आपको इसी बताया, अभी जब दर्पण पढ़ा था, अनंत से आने वाली जो रेखाएँ होती है एक दूसरे के समांतर होती है। तो समांतर रेखाएं जब ये आएंगी, मुख्य से समांतर रेखाएं कहाँ जाएंगी, फोकस पर चली जाएंगी। कौन से फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो जब मुख्य फोकस पे जाएंगी तो कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, क्योंकि इनका जो मिलन हुआ है, देखिए जैसे वहाँ पे परावर्तन का वास्तविक मिलन देखा जाता था, यहाँ पे अपवर्तन का वास्तविक मिलन देखा जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तन का वास्तविक मिलन हुआ है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए बहुत छोटे से आकार का, तो बिंदु आकार का उल्टा बनेगा, और वस्तु पर हमेशा हमने आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब है मतलब उल्टा होगा। अब वस्तु को हमने 2f1 से दूर रखा। अब मान लीजिए कि हमने एक समांतर किरण भेजा, समांतर किरण जब भी जाएगा मुख्य फोकस से जाएगा। फिर हमने प्रकाशिक केंद्र से एक रेखा भेजा, तो प्रकाशिक केंद्र की रेखा जैसे जाती वो कभी मिलती नहीं है। अब जहाँ पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे से मिली वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको आप बनाएंगे जब कॉपी में, तो आपका जो मैंने बनाया हूबहू एकदम वही बनेगा। और तो इसका क्या रिजल्ट देख रहे हैं, आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिला कि वास्तविक मिला। आप देख रहे हैं ये बड़े साइज़ का, ये छोटा साइज़ का, तो छोटा है और उल्टा है। और कहाँ बना है बेटा, F2 और 2F2 के बीच में बना है। जब आपका वस्तु 2F1 पर हो, तो जब आपका वस्तु 2F1 पर था तब इसका देखिए बेटा, यहाँ से ऐसे प्रतिबिंब गया, पैरेलल था, पैरेलल होने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा ना। और ये प्रकाशिक केंद्र जो रहा है वो सीधा जाएगा, जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे ही प्रकाश बनेगा। तो ये देखा गया कि जहाँ पे बना उस जगह का नाम क्या बता, 2F2 था। तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और जो साइज़ इसकी लगभग साइज़ उसकी भी वही है, तो बराबर बना, उल्टा बना, और कहाँ बना, 2F2 पे बना। उसी तरह यहाँ पर आइए, जब वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2F1 व F1 के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया, 2F1 व F1 के बीच में रख दिया। तो 2F2 F1 के बीच में रखा, ये पैरेलल गया, फोकस से गया, ये प्रकाशिक केंद्र के गया। तो आप देख रहे हैं जाकर ये कहाँ मिला, 2F2 के बाद मिला। तो यहाँ देखिए वस्तु कितना है, बहुत छोटा है, यहाँ वस्तु बहुत बड़ा है, तो वस्तु का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। वास्तविक मिलन हुआ कि ज़बरदस्ती मिलेगा, वास्तविक मिला, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना। कहाँ बना, F2 से दूर बना। जब हमने वस्तु को F1 पे रखा तो हमने प्रकाश को जब समांतर भेजा तो फोकस से जाएगा, जब प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो सीधा निकल जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, और समांतर होते जा रहे कितना, कहाँ मिले, अनंत पे मिलेंगे। तो अनंत पे मिलेंगे तो वास्तविक मिलन नहीं होगा ना, तो वास्तविक बनेगा। और बहुत बड़ा, ना जाने किसकी आकार को ही हम मेज़र नहीं कर सकते। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब ये कंडीशन आपका स्पेशल है कि जब हमने वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखा, तो जब समांतर किरण भेजा वो फोकस से गया। तो जब हमने इसको ऐसे भेजा तो देखिए आगे जाकर ये फैलते चले जाएंगे। तो फैलने का मतलब है कि आगे इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर लेकर जाएंगे। तो पीछे की ओर मिला, तो मिलने पर क्या हो गया, प्रतिबिंब। चूँकि यह देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, ज़बरदस्ती करना, भाई वास्तविक मिलन नहीं हुआ है,
ज़बरदस्ती मिलाया गया। तो जब इनका वास्तविक मिलन नहीं हुआ है तो वास्तविक मिलन ना होने के कारण इसका वास्तविक ना होने के कारण ये कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। और आप देख रहे हैं साइज़ में क्या बेटा, बड़ा है, सीधा है और किधर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वस्तु कहाँ पर रखा गया, कैसे इसका प्रतिबिंब। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में, जैसे दर्पण में आपको याद होने से न्यूमेरिकल करने में ईजी हुआ था, उसी तरह इसको भी याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपके लिए आसानी होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पर होगा तो वही समांतर किरण आएगी, और समांतर किरण चूँकि आपको पता है कि हमने जब फिगर बनाया था तो आपको बताया था कि मुख्य फोकस से जाना है, और इसका मुख्य फोकस इधर है, इसका जो मुख्य फोकस है वो इस तरफ है ना। तो जब इसका मुख्य फोकस इस तरफ है तो इसको इधर परावर्तित इधर आना चाहिए। अगर वो इधर आ जाएगा तो वो अपवर्तन कहाँ रह जाएगा, वो परावर्तन हो जाएगा ना। तो इसलिए वो अपवर्तन इस इधर करेगा, लेकिन वो इस हिसाब से करेगा कि अगर उसको पीछे खींचें तो वो कहाँ मिलेंगे बेटा, फोकस पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे। तो इसलिए इन दोनों किरणों का मिलन आभासी रूप से फोकस पे हो रहा है, वास्तविक रूप से नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है, आभासी रूप से हो रहा है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और सीधा। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, वस्तु लेंस से निश्चित दूरी पर हो। क्या बेटा, वस्तु लेंस से निश्चित दूरी पर हो, मतलब कुछ फिक्स दूरी हो। तो यहाँ हमने वस्तु रख दिया, आपको मैंने यहाँ रख दी, कहीं पर भी रखिए। तो जब भी आप वस्तु को भेजेंगे तो उसमें एक समांतर किरण तो होगा ही होगा। समांतर किरण तो किसी भी जगह पे कभी खराब नहीं होगा। तो वो उस हिसाब से फैलेगा कि वो फोकस पे है। देखिए समांतर किरण ऐसे फैल रहा है ना, ये ऐसे जाकर ऐसे फैल रहा है। तो जब उस हिसाब से वो पीछे की तरफ आएगा तो कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस जाएगा। और जब प्रकाशिक केंद्र का, तो मतलब इस वाले अपवर्तित किरण का और इसका मिलना हमेशा तय है, मिलना हमेशा तय है। इसलिए इस दोनों का फिगर जब भी कहीं किसी भी वस्तु का फिगर जो होगा, जो वस्तु प्रतिबिंब होगा, वो O तथा F1 के बीच में ही बनेगा और कहीं बनने का कोई केस ही नहीं बनेगा। आप कहीं पे भी वस्तु रख दीजिए ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा ही जाएगा, प्रकाशिक केंद्र वाला जाएगा ही जाएगा। तो जहाँ पे भी इन दोनों का मिलन होगा वहीं पे होगा। ये भी मिलन क्या बेटा, आभासी रूप से, इसलिए वह आभासी है। वस्तु का साइज़ बड़ा है, प्रतिबिंब का साइज़ छोटा है, तो छोटा, सीधा और O तथा F1 के बीच में। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। अब हम बात करते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला देखिए, परिभाषा वही है जो दर्पण में हमने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो लेंस की आवर्धन क्षमता वही प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई होती है। आई क्या होता है, ओ क्या होता है, वही सेम सिंबल है, सेम मीनिंग है। वहाँ पर आपको याद होगा कि दर्पण वाले में m की जो वैल्यू हुई थी वो I/O बराबर -v हुई थी। यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, बस जो फार्मूला आपने वहाँ पढ़ाया था, वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। m का मान अगर धनात्मक आता है तो वो आभासी प्रतिबिंब में जैसा दर्पण में था वैसा यहाँ पे भी है। m का मान निगेटिव आता है तो वास्तविक होगा। उत्तल लेंस के लिए जो m का मान होगा निगेटिव होगा, और यदि पॉजिटिव होता है तो वो 1 से बड़ा होगा। यदि पॉजिटिव होता है तो 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर लिख देते थे धनात्मक होने पर। ठीक है, अवतल लेंस के लिए m का मान जो होगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा का, मतलब धनात्मक होगा लेकिन उसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को, मतलब लेंस प्रकाश को कितना मोड़ सकता है। जैसे ये प्रकाश है, अगर ये हल्का सा मोड़े, ऐसे हल्का सा मोड़े तो हल्का, ये हल्का सा मोड़े तो थोड़ा क्षमता, ज़्यादा मोड़े तो ज़्यादा क्षमता। P का मान, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। P अगर निगेटिव है तो इसका मतलब वो अवतल लेंस की बात कर रहा है, मतलब D का मान अगर निगेटिव है, मतलब कि जैसे -3D लिख दिया तो 3 माइनस डायोप्टर अगर हो गया तो इसका मतलब अवतल लेंस की बात चल रही है। प्लस होता है तो उत्तल लेंस की बात चल रही है। इसका फार्मूला होता है P बराबर F इन मीटर, P बराबर 1/F इन मीटर। यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, अगर आपको मीटर में नहीं रखना है तो P बराबर 100/F इन सेंटीमीटर। और लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/F = 1/V - 1/U होता है। ठीक है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। फिर लेंस में भी हम चिन्ह कैसे लगाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से कर लीजिए इसको। अब लेंस की जैसे दर्पण में चिन्ह परिचारिका थी उसी तरह इसमें भी होगा, वही सेम प्रोसेस है, y एक्सिस x एक्सिस का, तो वही सेम प्रोसेस है। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका निगेटिव डायरेक्शन, ये आपका निगेटिव डायरेक्शन और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन।
मान लीजिए हम सबसे पहले ले लेते हैं उत्तल लेंस। तो जब हम किसके बारे में बात करेंगे, एफ के बारे में बात करेंगे, यू के बारे में बात करेंगे, वी के बारे में बात करेंगे, आई के बारे में बात करेंगे और ओ के बारे में बात करेंगे। चलिए उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस का जो मेन फोकस होता है बेटा, आपने देखा था मेन फोकस हमने इस तरफ बनाया था, बताया था ना कि उत्तल लेंस का मेन फोकस इस तरफ था। जिस सतह पे प्रकाश आपती थी उसका मेन फोकस इस तरफ है, तो उत्तल लेंस का मेन फोकस इधर है। तो जब मेन फोकस इस साइड है तो अब फोकस की लंबाई नापनी पड़ेगी, तो आप ऐसे नापोगे, एक्स का यूज़ करोगे कि वाई का यूज़ करोगे, एक्स का यूज़ करोगे। तो इसका मतलब इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमने आपको पहले बताया था यू हमेशा आपको लेफ्ट साइड रखना है। तो लेफ्ट साइड रखते ये लेंस से कितनी दूर है इसको नापने के लिए आप एक्स का यूज़ करोगे कि वाई का यूज़ करोगे, एक्स का यूज़ करोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। और आपने देखा कि इसका जो प्रतिबिंब था ज़्यादातर इस तरफ बना है। आपने देखा प्रैक्टिकल जो आपने रे डायग्राम देखा तो उसमें ज़्यादातर देखा प्रतिबिंब इस साइड बना है। तो मतलब इसको नाप मेज़र करने के लिए आप इधर जा रहे थे कि इधर आ रहे थे, इधर जा रहे थे ना। तो इसलिए यहाँ पर वी का जो मान होगा सदैव पॉजिटिव, सिर्फ एक कंडीशन में ये निगेटिव होगा। वो कंडीशन क्या था याद होगा आपको कि जब हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ और एफ के बीच में वस्तु को रखा था तो उसका प्रतिबिंब इधर बना था। तो उस समय प्रतिबिंब को नापने के लिए हमें एक्स इधर आना पड़ेगा, निगेटिव साइड में आना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे वी का मान निगेटिव, सिर्फ एक कंडीशन पे निगेटिव होगा। आई के लिए भी आओ वही सेम चीज़। आई देखो, आई का लंबाई अगर आपको नापना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा ना। आपको अगर आई का लंबाई नापना तो आपको नीचे आना पड़ेगा था। तो जब आप नीचे आओगे तो ज़्यादातर इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, तो निगेटिव होगी। सिर्फ एक कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। और ओ की वैल्यू को तो चिंता छोड़ ही दो, ओ की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, वो पॉजिटिव ही होगी। अब आओ अवतल की तरफ। अवतल में जब आप अवतल की तरफ बढ़ोगे तो आपने देखा कि इसका जो मुख्य फोकस था वो इस तरफ था, तो बोले इधर वाले हिस्से को नापना था, एक्स को निगेटिव साइड को नापना था। तो इसके लिए एफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, निगेटिव। यू की तो बात ही छोड़ दो, यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। वी आपने देखा बेटा हमेशा इसी साइड बना, तो इसके लिए वी हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव ही होगा। आई आप देख रहे हो बेटा ये खड़ा है, सीधा है मतलब ऊपर वाले लंबा वाई एक्सिस को यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए वाई क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और इसके लिए ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से चिन्ह अगर आपको याद होगा, अगर रे डायग्राम, इसीलिए मैंने कहा कि उसको अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपको रे डायग्राम याद होता है तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी होगी, समझ गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आपके सामने 3 प्रश्न हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या क्या आपको दिया है। एफ आपको दिया है, एफ आपको दिया कितना बेटा, -15। कहोगे कहाँ माइनस, अभी आपको पता है कि अवतल दर लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। यू का मान हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस होता है। तो देखिए अवतल के सामने वस्तु की दूरी कितनी दी गई, 20 दी गई, -20 सेंटीमीटर। आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वस्तु कहाँ है, भी प्रतिबिंब का, यही ना। क्या फार्मूला है, 1/f = 1/v - 1/u। चलिए वैल्यू पुट करिए। 1/1 में -15 बराबर 1/v -1/20। ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा बेटा, प्लस। तो 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/20। 20 को इधर ले आओगे तो 1/-15, इसको आप इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा बेटा, -1/20 = 1/v। तो 1/v का मान क्या होगा बेटा, दोनों का एलसीएम लोगे 60 आएगा। तो इधर हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा आपका -3। तो 1/v का मान कितना हो जाएगा बेटा, -60/60। तो v का मान कितना हो जाएगा बेटा, -60/7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आओ 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यदि वास्तविक बनता है तो आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस बनाता है और कोई नहीं बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब इस तरह बनता है, इसका मतलब हुआ कि v का मान हमें निगेटिव नहीं रखना है, प्लस ही रखना है। ध्यान समझिएगा मैं बात जो बता रहा हूँ, v का मान हमें निगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। तो u का मान हमारे लिए तो कितना हो जाएगा बेटा, -20। v का मान हमारे लिए कितना हो जाएगा, 60। और हमसे डिमांड कर रहा है बेटा f का। तो 1/f = क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u। चलिए वैल्यू पुट करिए। 1/f = 1/v की वैल्यू 1/60 और ये -1/20। ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस।
1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 और ये प्लस हो जाएगा 1/20। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 60-20 का एलसीएम 60 ही होगा। 60 से कितने बार में जाएगा, एक बार में। 20 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/60, 4 एकम 4, 15 बार में गया। तो f का मान कितना आ जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे आइए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बतानी है। क्या बतानी है बेटा, लेंस की क्षमता बतानी है। तो चलिए बताते हैं, 50 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्षमता बतानी है। तो 50 सेंटीमीटर क्या अभी आपने पढ़ा, P बराबर F इन सेंटीमीटर पढ़ा है ना। तो चलिए, तो P बराबर कितना हो गया, 100/50, काट के कितना आ गया बेटा, 2। तो क्या 2 डायोप्टर। अभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हमें लेंस नहीं बताया कौन सा लेंस है। अब अगर उत्तल लेंस बोलता तो माइनस कर देते और प्लस कर देते, और अवतल लेंस बोलता तो प्लस कर देते, ठीक है। चलिए इसे नोट, 1-2 और न्यूमेरिकल में बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना प्राप्त हो। अब आपको पता है कि जो उत्तल लेंस है, बड़ा प्रतिबिंब 2 कंडीशन बनाता है, आभासी भी बनाता है, वास्तविक बनाता है। तो सबसे पहले हम केस वास्तविक कर लेते हैं। तो वास्तविक में m का मान आपको कितना दिया, 3 गुना। तो वास्तविक में m का मान क्या लेते हैं बेटा, माइनस लेते हैं। तो m बराबर आप लोग जानते हैं बेटा v/u होता ही है। तो -3 बराबर v/u हो जाएगा। क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -3u बराबर में v हो जाएगा ना। चलो अब क्या सूत्र होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान उत्तल लेंस है तो प्लस में ही रहेगा, तो 1/में कितना हो जाएगा बेटा, 15। 1/v, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -3u लिख सकते हैं, और यहाँ पे -u पहले से मौजूद है। आओ एलसीएम लोगे दोनों का, कितना आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम 3u आएगा। यहाँ तो -1 हो जाएगा, u से इसको काटोगे 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। u से u कटेगा तो 3 बचेगा, तो ऊपर में 3 का गुणा होगा, और यहाँ पे बेटा 1/15 है। दोनों माइनस माइनस हो गए, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1/15 बराबर -4 में कितना हो जाएगा बेटा, 3u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3u बराबर कितना होगा, 15 गुणे -60 हो जाएगा, और u से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, तो माइनस में। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब अगर हमें 3 गुना प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वस्तु को लेंस से 20 मीटर की दूरी पर रखना होगा। यदि हमें आभासी में निकालना है तब आभासी के लिए आप m का मान क्या यूज़ करोगे बेटा, पॉजिटिव यूज़ करोगे। पॉजिटिव मतलब m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा बेटा, v/u होगा। तो यहाँ पे m की जगह क्या हो जाएगा, 3 बराबर v/u, मतलब 3u बराबर v। सेम कैलकुलेशन मेथड, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, वही 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 15, v की जगह 3u माइनस 1/u, दोनों का एलसीएम 3u। इसके करोगे 1, इसे करो कितना होगा बेटा, -3 होगा। बोलो बेटा, -3 होगा ना। ये और ये एलसीएम लोगे 3u, तो ये हो गया -3। अब यहाँ 1/15 है, तो ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 1/15 बराबर कितना हो जाएगा, -2/3u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3u बराबर कितना होगा, 15 दूनी 30। u का मान कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। कौन सा 10, -10, ठीक है। तो u का मान हो गया -10। तो अगर हमें आभासी में 3 गुना प्रतिबिंब चाहिए तो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, और अगर वास्तविक में हमको अगर 3 गुना चाहिए तो हमको -20 सेंटीमीटर रखना होगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा हूबहू समझा दिया। अगर आपको इसके लिए ब्रीफ डिस्कशन करना है और अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
वैसे ये अगर आपने जितना मैंने पढ़ा है अगर उसको भी अच्छे से समझ लिया और इसको भी प्रैक्टिस कर लिया तो आप फिजिक्स के इस चैप्टर को 100% अचीव कर लोगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने टच किया और हर जिस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको भी हमने टच किया है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें, क्योंकि हर एक चैप्टर का फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो का एकदम शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द आपके इस चैनल पे मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।